काली बहू और गोरी बहू की डोली। नीरा की दो बेटियां थी। एक बेटी का रंग काला था तो दूसरी बेटी एकदम गोरी चिट्टी थी। अरे सुन काजल, जाकर बाहर से सब्जी ले आ। माँ, मैं अभी तो बाजार से आ रही हूँ, आप गोरी को भेज दीजिए ना। नहीं, गोरी ऐसी गर्मी की धूप में बाहर नहीं जाएगी, मैं उसे नहीं भेजूंगी। तेरा क्या है, तू तो पहले ही काली कलूटी है, तुझ पर तो ये गर्मी धूप का जरा भी असर नहीं पड़ेगा। बेचारी काजल अपनी सौतेली माँ का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हो गई। नीरा हमेशा ही काजल को उसके रंग की वजह से नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन काजल कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानती थी। ठीक है माँ, आप गोरी को रहने दो, मैं ही सब्जी ले आती हूँ। हाँ, अब जरा जल्दी कर, ज्यादा बातें मत बना। काजल बाजार जाकर सब्जियां ले आती है, लेकिन इतने पर भी नीरा को चैन कहाँ था। सुन कर लो, ले आई सब्जी? जी, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर उन्हें धो। पर माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आप गौरी से धुलवा लीजिए ना। ओहो, मिस, ये मत भूलो कि नौकरानियों वाले काम इस घर में सिर्फ तुम करती हो, और वैसे भी कपड़े वपड़े धोने से मेरे सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तू फिक्र क्यों कर रही है, कपड़े तो ये काली ही साफ करेगी, वैसे भी अपना मुंह तो ये चमका नहीं सकती है, तो कम से कम कपड़े ही चमका दे कर लो। हमेशा ही आप मेरे रंग की वजह से मुझे नीचा दिखाती रहती हो, आखिर क्यों? अरे अगर मेरा रंग काला है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे भी भगवान ने ही बनाया है। चल, अब ज्यादा ड्रामा मत कर, जाकर कपड़े धो। बेचारी काजल के पास अपनी सौतेली माँ की बात मानने के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। इस तरह दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। दोनों ही बेटियां जवान हो रही थी। तभी नीरा को उनकी शादी का ख्याल आया। नीरा ने अपनी सगी बेटी गोरी की शादी एक अमीर घराने के लड़के से की, जो कि काफी अमीर था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी काजल की शादी करनी पड़ी। उसने काजल की शादी एक बहुत ही गरीब आदमी से करा दी। गोरी की जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास उसके पति का प्यार नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काजल की जिंदगी में पैसों की तो कमी थी, लेकिन उसका पति उससे प्रेम करता था। सुनिए जी, कल आप किसी काम के सिलसिले में पास के गांव गए थे, क्या रहा? क्या हो सकता है, उन्होंने भी सभी की तरह मुझे नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन तुम परेशान मत हो काजल, बहुत जल्द मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, मुझ पे विश्वास रखो। आपने सही कहा, अगर देवी माँ ने चाहा तो वो हमारी परेशानियों को झट से खत्म कर देंगी। तुमने सही कहा। अब तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। आप चाय बनाएंगे? हाँ, मैं बनाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अरे अगर तुम एक बार मेरे हाथ की चाय पी लोगी ना, तो तुम मेरी फैन हो जाओगी, फैन। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है, बनाइए। काजल गरीबी में भी खुश थी, लेकिन गोरी के पास सिर्फ पैसे का ही सुख था। सुनिए ना आशीष जी, आप आज मेरे साथ शाम को कहीं घूमने चलिए ना। देखो गोरी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी नहीं जा सकता, ठीक है? हमेशा यही बात, कभी तो आप थोड़ा वक्त मुझे भी दिया कीजिए, हमेशा काम, इतना पैसा कमा कर कहाँ लेकर जाएंगे? देखो गोरी, मुझसे बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे भी मैं आजकल काम के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बस ना के बराबर ही प्रॉफिट हो रहा है। मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, इसलिए तुम मुझे और परेशान मत करो, प्लीज मत करो। आशीष वहां से अपने काम पर चला जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ चाय तो आपने सच्ची में बहुत अच्छी बनाई है। मैंने बोला था ना। सुनिए, अगर आप चाहे तो हम दोनों इसी तरह चाय बनाकर बेच सकते हैं, ये हमारे रोजगार का साधन बन सकता है। वाह काजल, ये तो कमाल का आइडिया है, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ। काजल और कमल ने कुछ पैसे लोगों से उधार लेकर अपना काम शुरू कर दिया। काजल की पहली ग्राहक इत्तेफाक से गोरी थी। अरे जरा जल्दी से एक कड़क चाय पिलाओ। काजल ने गोरी के लिए चाय बनाई और वो उसे उसके पास ले गई। उन दोनों ने ही एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा था। ये लीजिए आपकी चाय। गोरी ने चाय ली और वो काजल को देखकर हैरान रह गई। तुम गौरी, तुम तो अब तुम अपनी ही तरह काली चाय बेचने का काम कर रही हो। चलो अच्छा है, वरना मुझे तो लगा था कि तुमसे किसी मंदिर की सीढ़ियों पर ही मुलाकात होगी। जी, आपको बिल्कुल गलत लग रहा था। जाने दीजिए, इसकी तो आदत है मुझे चिढ़ाना।
पर मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगता है अब। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? एंड ये चाय तुम ही पियो। गोरी चाय का कप फेंक कर जा रही थी कि तभी कमल बोलता है, अरे मैडम, ये कप 20 रुपए का था और ये चाय 10 रुपए की, समझी? हाँ, ये लो। गोरी गुस्से से वहां से चली गई। गोरी को ये देखकर और भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि काजल का पति उससे कितना प्यार करता है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को कमल की चाय बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। वाह काजल, आज तो हमारी बहुत अच्छे से बिक्री हुई है। पैसे तो ज्यादा नहीं बच पाए, लेकिन फिर भी कम से कम शुरुआत तो अच्छे से हो गई ना। अब बस आप मेहनत कीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। हाँ, सही कहा। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब काजल और कमल की चाय इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि उनके पास बड़े बड़े 5 स्टार होटल से ऑर्डर आने लगे थे। उनके दिन पूरी तरह से बदल चुके थे। काजल, अगर तुम ना होती ना तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। ये सब बस तुम्हारी वजह से हो पाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम दोनों की ही मेहनत का नतीजा है। काजल और कमल के दिन पूरी तरह से बदल चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ आशीष जी, आप कभी भी मुझे थोड़ा सा भी समय क्यों नहीं देते हो? देखो गौरी, मेरी पसंद ना तुम कभी थी ही नहीं। वो तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को दहेज का लालच देकर तुम्हारी शादी बड़े घर में कर दी थी। आया समझ में? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गौरी, मैं सच कह रहा हूं। अब मैं और तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, प्लीज चली जाओ। गोरी रोती हुई अपना ससुराल छोड़कर वापस अपनी माँ के पास आ गई। एक दिन काजल नीरा से मिलने पहुंची। क्यों आई है यहाँ? मुझे और मेरी बेटी को अपनी अमीरी का रौब दिखाने? बोल। नहीं माँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी अमीरी का रौब दिखाऊं। मेरा तो मन आपसे मिलने को कर रहा था, बस इसलिए चली आई। काली कल्लो, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। गोरी ने अपने पास में से एक फूलों का गुलदस्ता उठाया और उसे काजल की तरफ फेंका, लेकिन कमल ने उसे काजल से लगने से पहले ही रोक लिया। मैं काजल पर एक आंच भी आने नहीं दूंगा। आए समझ में? देखो गौरी, इसी सब की वजह से तुमसे तुम्हारा पति छिन गया। हर इंसान को एक न एक दिन उसके अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कर्मों का फल मिलता ही है। ये तुम्हारे कर्म ही है जो आज तुम्हारे आगे आ रहे हैं, और वक्त कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। बस मैं तो इतना ही समझा सकती हूँ, और अब मैं चलती हूँ। काजल मुस्कुराकर वहां से चली गई। नीरा को भी अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने इस काजल की शादी उस गरीब से इस वजह से की थी ताकि उसे जिंदगी में कभी सुकून न मिले, लेकिन आज मेरी बेटी ही बेसुकून हो गई। मेरी सब कुछ समझ आ गया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हे माँ, मुझे माफ कर दे। नीरा और गोरी को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। काजल खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी और नीरा और गोरी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अरे पंडित जी, कोई अच्छी खासी लड़की दिखाओ जो अमीर घराने से हो और सुंदर हो, गोरी हो, जो मेरे बड़े बेटे राजवीर के साथ अच्छी लगे। इतनी सारी क्वालिटी एक ही लड़की के अंदर ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है जो मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी आपको चाहिए। अरे तो फिर देरी किस बात की है पंडित जी? जल्दी से मुझे फोटो दिखाइए लड़की की। पंडित सीमा को फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सीमा कहती है, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है और ऊपर से अमीर भी बहुत है। अरे पंडित जी, जल्दी से जल्दी इस लड़की से मेरे बड़े बेटे की शादी का रिश्ता पक्का कर दीजिए। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सीमा पैसों के लालच में श्रेया से अपने बेटे की शादी तय कर देती है। कुछ ही दिनों में वो अपने बेटे की शादी करके श्रेया को अपने घर ले आती है। दूसरी तरफ शादी के चलते उसे बहुत सारा दहेज का सामान और सोना पैसा मिलता है, जिससे सीमा बहुत ज्यादा खुश होती है। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मेरी बड़ी बहू तो मेरे लिए इतना सारा खजाना लेकर आई है। सीमा अपनी बड़ी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखने लगती है। उन्हीं दिनों उसका छोटा बेटा बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट आता है। माँ, आप कितनी बदल गई हो, कितने सालों बाद मैं आपको देख रहा हूँ। अरे मैं अब मॉडर्न हूँ, मैं अब नहीं बदलूंगी तो कब बदलूंगी? अरे वाह चिराग, तुम वापस लौट आए और अपने भाई से मिले भी नहीं। हाँ, देखो, इनसे मिलो, यह तुम्हारी भाभी और इसका नाम श्रेया है। चिराग फौरन ही श्रेया के पैर छूने लगता है, जिसे देखते ही श्रेया कहती है, ओहो बस करो, ये ओल्ड फैशन टाइप की चीजें मेरे साथ करने की क्या जरूरत है? ऐसा कहकर श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। चिराग इस बात को नजरअंदाज कर देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है,
अरे माँ, आपने बड़े भैया की शादी तो करवा दी, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? हाँ, अब मेरी शादी नहीं करवाओगे क्या? चिराग के लिए ये बात मजाक के तौर पर थी, लेकिन सीमा के लिए ये बात दूसरी लॉटरी खुलने जैसी थी, जिसके चलते उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है और वो अपने बेटे चिराग से कहती है, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी बात कही है। जल्द से तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तेरी भी शादी करवा देती हूँ। और फिर क्या था, वो फौरन ही लड़की ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे अपनी पसंद की कोई भी लड़की नहीं मिलती। बहुत ही मुश्किलों के बाद उसे एक अमीर घराने की लड़की मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा काली होती है। देखो, लड़की तो काली है, लेकिन पहली बहू से भी ज्यादा अमीर है। पंडित जी, काला गोरा क्या होता है? सारी बात है कि मेरी बहू इतनी अमीर होने के बाद खूब सारा दहेज लेकर आएगी। अब फौरन इस लड़की से मेरे बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। सीमा फौरन ही अपने बेटे चिराग की शादी करवा देती है, जिसके चलते उसे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा कावेरी के माता पिता उसे दान दहेज देते हैं। अरे वाह, इतने सारे सोने के गहने, इतने सारे पैसे, मुझसे ज्यादा अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। सीमा दहेज के पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी छोटी बहू कावेरी से ज्यादा खुश नहीं थी। वो उसकी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं देती थी। सारा दिन वो अपनी बहू श्रेया के ही चक्कर में लगी रहती थी। ओहो माँ जी, कितनी गर्मी है। अब मुझसे घर के कोई काम नहीं होते। वैसे भी मेरी देवरानी आ गई है, उसे बोलो घर के काम कर लेगी। अरे बहू, तुझे काम करने की जरूरत भी नहीं है। वो काली कलूटी आई है ना इस घर में, काम वही करेगी। ऐसा कहने के बाद सीमा फौरन ही कावेरी को बुलाती है। कावेरी बहू, यहाँ से वहाँ घूमने के अलावा तुम्हें आता ही नहीं कुछ। देखो घर में कितना काम पड़ा है और अभी तक खाना भी नहीं बना। जाओ, जाकर घर का काम भी करो और खाना भी बना कर लाओ। कावेरी बहुत ही सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी सास के कहने पर फौरन रसोई में जाकर खाना बनाती और जल्दी से जल्दी घर की सारी सफाई भी कर लेती, जिसके बाद वो सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है। आइए आइए, यहाँ पर बैठिए और खाना खाइए। खाना खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन श्रेया खाने से कमी निकालने लगती है। छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? सिखाया है ना, तभी तो सभी लोग आराम से खा रहे हैं। अगर मेरी बहू श्रेया को ये खाना पसंद नहीं आया तो मुझे भी खाना पसंद नहीं आया। अरे कावेरी, क्या तुझे खाना भी नहीं बनाना आता? जाओ, अब हमारे लिए कुछ और बना कर लाओ। बेचारी कावेरी चुपचाप रसोई में जाकर कुछ और बना लेती है, जिसके बाद सीमा और श्रेया दोनों ही दोबारा से खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन प्रतिदिन सीमा कावेरी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगती है। एक दिन कावेरी सीमा से कहती है, माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ, हमारे कमरे का पंखा भी ढंग से नहीं चलता और आप तो जानती ही हो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। क्यों ना आप हमारे कमरे में भी एक एसी लगवा दो। अरे बड़ी आई एसी लगवाने वाली, पैसा तो पेड़ पर लगता है ना, कि मैं पैसा पेड़ पर से तोड़कर तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूं। कोई एसी नहीं है तुम्हारे लिए। जाओ, जाकर काम करो। बेचारी कावेरी गर्मी में घर के सारे काम करती है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया आराम से अपने कमरे में आराम फरमा रही होती है। शाम को जब चिराग ऑफिस से वापस घर आता है तो कावेरी चिराग से कहती है, चिराग जी, मैंने माँ जी से कहा था कि हमारे कमरे में भी एसी लगवा दीजिए, लेकिन माँ जी ने मेरे कमरे में ना लगवाकर श्रेया दीदी के कमरे में एसी लगवाई है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, माँ से मैं बात करता हूँ। चिराग ऐसा कहने के बाद अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ, मैं कह रहा था कि क्यों ना आप हमारे कमरे में भी एसी लगवा दो। कावेरी पूरे दिन बेचारी गर्मी में रहती है। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी इतनी काली है, गर्मी में रहेगी तो काली थोड़ी हो जाएगी। अरे बड़ी बहू तो इतनी गोरी है, अगर उसके कमरे में एसी ना लगवाती तो इतनी गर्मी में उसका रंग ही ढल जाता। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की पहली गर्मी बर्बाद हो जाए हमारे घर में। लगता है कि माँ जी ने आपकी बात नहीं सुनी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही रह लूंगी। पता है आपको, मेरे घर पर हर एक कमरे में एसी लगा था और मैं हमेशा अपने आरामदायक कपड़े पहनकर आराम से अपने घर में रहा करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हमेशा माँ जी को खुश करने के लिए संस्कारी बहू बनकर रहना पसंद करती हूँ। मैं सब समझ सकता हूँ, ये सब मेरी माँ की लालच की वजह से हुआ है। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही है, जिसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आऊंगा। कावेरी चिराग की हाँ में हाँ भर देती है और अगले दिन चिराग उसे उसके मायके छोड़ आता है। कावेरी के ना होने पर सारी जिम्मेदारियां श्रेया के सर पर आ जाती है और वो गर्मी में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती।
अरे बहू ये देख, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, जल्दी से इन्हें धो दे। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी भरी गर्मी में ये गंदे बर्तन धोऊंगी? सोचना भी मत, मैं किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। श्रेया का ये बर्ताव देखने के बाद सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहू कावेरी को याद करने लगती है। मेरी छोटी बहू काली थी और मैंने हमेशा कालेपन की वजह से उसके साथ भेदभाव किया। कम से कम वो मेरे साथ अच्छे से तो रहती थी और मेरी हर एक बात मानती थी, लेकिन बड़ी बहू को मैंने सर पर चढ़ा लिया है। आज मुझे पहली बार लगा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस गलती को सुधारना भी मेरे ही हाथ में है। ऐसा सोचने के बाद सीमा श्रेया के कमरे से एसी हटवा देती है और कावेरी के कमरे में लगवा देती है। ये आपने क्या किया? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपने मेरे कमरे में से एसी हटवाकर कावेरी के कमरे में क्यों लगवाया? उस काली कलूटी को एसी की हवा खाने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था। ये मेरी ही गलती थी जो अब मैं सुधार रही हूँ। आज से तुम घर के सभी काम करोगी और अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे मायके भेज दूंगी। सीमा की धमकी सुनने के बाद श्रेया चुपचाप गर्मी में सारे काम करती है। धीरे धीरे उसे घर के सारे काम करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उसे आदत भी पड़ जाती है, जिसके बाद वो सीमा से कहती है, माँ जी, मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया है और अब मुझे घर के काम करते करते घर के काम करने की आदत भी पड़ गई है। आप कावेरी को वापस बुला लीजिए। श्रेया को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखकर सीमा कावेरी को घर पर वापस बुला लेती, जिसके बाद सीमा श्रेया के कमरे में भी एसी लगवा देती है और वो अपनी दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।